तो कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश में। आज आपका क्रैश कोर्स का डे 56 है, कल डे 57 होगा और उसमें हमारी हिस्ट्री का जो पोर्शन है वो हम लोग एंड कर देंगे और वहाँ से हमारी अब क्या चल जाएगी, ज्योग्राफी का पोर्शन हमारा शुरू हो जाएगा। ठीक है, यानी अब देखना, एक चीज़ ध्यान देना, क्रैश कोर्स क्योंकि 90 डेज़ के अंदर मैंने ये ख़त्म करने का एक टारगेट रखा है आप लोगों के लिए। और बच्चों एक चीज़ देखना, ये जो क्रैश कोर्स है, जब भी अब एग्ज़ाम होंगे, एग्ज़ाम क्या जल्द ही होंगे क्योंकि गवर्नमेंट भी आप लोग सभी जानते हैं कि अभी प्रेशर में है, दबाव में है और माहौल थोड़ा सा ऐसा ही बना हुआ है। वो धीरे धीरे चीज़ें अपने ट्रैक पे आ जाएंगी और मुझे उम्मीद है कि शायद विद इन 1 वीक या 2 वीक आपका कैलेंडर जारी हो जाएगा। ठीक है, जहाँ तक मुझे लग रहा है कि आने वाले 1-2 हफ्ते के अंदर आपका कैलेंडर जारी हो जाएगा, तो वो सारी तस्वीर स्पष्ट हो जाएगी कि आपके एग्ज़ाम कब होंगे। ठीक, अब देखना डे 56 आपका जो चल रहा है क्रैश कोर्स का, इसमें हम लोग देखते हैं क्योंकि कैलेंडर का हमने रीजनिंग देख लिया। अब जैसे 2 दिन आज कंप्यूटर आएगी, कल और आज, अब 3 दिन आपकी जो आएगी वो रीजनिंग के क्लास आएगी और इसमें एक आध बच्चों के कैलेंडर के क्वेश्चन को लेकर डाउट थे, वो उसी दिन सॉल्व होंगे जिस दिन रीजनिंग है, यानी कल की क्लास में सॉल्व होंगे। ठीक है, डे 56 में देखना अब हम लोग क्या पहुंच गए, उत्तराखंड के मतलब जनरल चीज़ों की ओर भी आ चुके हैं और जीएस में भी देखना। पहला लिखना है, तकावी ऋण हुआ करता था बच्चों। ठीक है, तकावी ऋण दिया जाता था मध्यकाल में खेती के विस्तार के लिए। तक लिखो, तकावी ऋण, ऋण मतलब देती थी सरकार। ये किस चीज़ के लिए देती थी, हमेशा ध्यान रखना, ये खेती के विस्तार एवं बेहतरी के लिए। ठीक है, खेती के विस्तार और खेती को बेहतर बनाने के लिए, खेती हेतु। अब खेती हेतु मतलब समझ जाना, ठीक है, किस चीज़ के लिए, खेती के बेहतर करने के लिए, इसका विस्तार करने के लिए राज्य जो अपने आप का ऋण देता था उसको क्या बोला जाता था, तकावी ऋण बोला जाता था। यहीं पर एक क्वेश्चन आता है क्योंकि औरंगजेब जो था अंतिम मुगल बादशाहों में से एक था, जो मतलब बड़ा राजा था। ठीक है, उसके बाद छोटे मोटे छुटकू पुटकू बने, लेकिन औरंगजेब की मृत्यु के बारे में भी क्वेश्चन आता है। औरंगजेब जो था, क्योंकि सबसे मतलब जो मेन राजा थे उनमें से इसके बाद जो है मुगल साम्राज्य क्या होगा, पतन की ओर हो गया था। ठीक है, 1707 में इसकी क्या हुई थी, मृत्यु हुई थी, ये ध्यान रखना है। ठीक है, यहीं पर एक क्वेश्चन आता है, पुर्तगालियों द्वारा गोवा पर कब अटैक वो किया गया, मतलब अधिकार लिखो, पुर्तगालियों द्वारा गोवा पर अधिकार, गोवा पर अधिकार कब किया गया था। ठीक है, अधिकार जितनी जल्दी ये कंप्लीट होगा उतनी जल्दी आर की क्लासेस का नंबर बढ़ जाएगा। हो सकता है कि जैसे अभी मैंने सैटरडे संडे रखा है, नेक्स्ट वीक से आपके 3 दिन या 4 दिन रख दूं उसको, तो ये थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा, आपको 2 क्लासेस झेलनी पड़ेंगी। ठीक है, क्योंकि आर का विज्ञापन जारी हो गया तो फिर टाइम नहीं मिल पाएगा, मुझे पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना आपको, अंग्रेजों ने दक्षिण में अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ खोली थी, यानी साउथ इंडिया में। ठीक है, अंग्रेजों ने दक्षिण में यानी साउथ इंडिया में पहली फैक्ट्री कहाँ पर खोली थी, अपनी पहली फैक्ट्री किस स्थान पर खोली थी अंग्रेजों ने दक्षिण में। इसका अगर क्वेश्चन आता है तो ये भी आप लोगों को क्या करना होगा, ध्यान में रखना होगा। ये खोली थी बच्चों मसूली पट्टनम में 1611 में, दक्षिण की बात चल रही है। ठीक है, मसूली पट्टनम में 1611 ईस्वी में क्या किया था, अपने आप में पहली फैक्ट्री खोली थी साउथ इंडिया में। ये क्वेश्चन भी आपको क्या रखना है, ध्यान में रखना है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना आपको, भारत में ब्रिटिश राजनीतिक सत्ता का प्रारंभ माना जाता है, भारत में ब्रिटिश राजनीतिक सत्ता का प्रारंभ, ब्रिटिश राजनीतिक सत्ता का प्रारंभ माना जाता है 1757 का प्लासी का वॉर। ठीक है, 1757 का कौन सा वॉर, प्लासी युद्ध। इसी से भारत में क्या माना जाता है, ब्रिटिश सत्ता का प्रारंभ माना जाता है, राजनीतिक सत्ता का। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपने आप में रहता है। अगला लिखना है आपको, अंग्रेजों ने जो क्या किया था, अपने आप में क्वेश्चन आता है, जो मराठा सरदार से राजघाट की संधि कब की थी। ठीक है, लिखो, अंग्रेजों और मराठा सरदार राजघाट की संधि, अंग्रेजों ने मराठा से राजघाट की संधि, राजघाट संधि किस वर्ष की थी, 1806 यानी 1806 ईस्वी में राजघाट की संधि इनके द्वारा की गई थी। ठीक है, यहीं पर क्वेश्चन आता है आपका, लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला राज्य, मोस्ट इंपोर्टेंट कर देना। ठीक है, वेलेस्ली, लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला राज्य, स्वीकार करने वाला पहला राज्य जो था हैदराबाद था। कौन सा था,
हैदराबाद का निजाम। हैदराबाद इसका क्या था बच्चों, पहला अपने आप में कौन था जिसने इसकी सहायक संधि को एक्सेप्ट किया था यानी स्वीकार किया था। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम की दृष्टि से क्या रहता है, इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है, ये बहुत बार पूछा भी गया है कि हैदराबाद के द्वारा मतलब कौन सा पहला राज्य था जिसने मतलब ये लॉर्ड वेलेस्ली ने जो सहायक संधि प्रणाली चलाई थी उसको एक्सेप्ट यानी स्वीकार किया था। ठीक है, तो कौन सा था, हैदराबाद था। यहीं पर अगला क्वेश्चन लिखो आपने, अंग्रेजों ने क्या किया था ना, जो रूस था उसके आक्रमण के भय से किस राज्य पर अधिग्रहण किया था, सिंध, क्योंकि उनको ये डर लगा कि सिंध के रास्ते कहीं रूस जो है भारत पे अपना कब्जा न जमाए। ठीक है, लिखो अंग्रेजों ने रूस के आक्रमण के भय से किस भारतीय राज्य का अधिग्रहण किया था, किस भारतीय राज्य का अधिकरण किया था। ठीक है, अधिग्रहण किया था, ये क्या था बच्चों, सिंध का, यानी जो सिंध था उसका क्या किया था, अपने आप में अधिग्रहण किया था इसका। ये क्वेश्चन भी अपने आप में पूछा जा सकता है। ठीक है, अगला लिखना आपको, राज्य विलय का सिद्धांत, मोस्ट इंपोर्टेंट है। राज्य विलय को इंग्लिश में बोलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, लिख देना। ठीक है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। राज्य विलय सिद्धांत किस गवर्नर से संबंधित है, पूछता है तो लॉर्ड डलहौजी से संबंधित है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लॉर्ड डलहौजी से संबंधित है राज्य विलय का सिद्धांत यानी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। और इसमें क्या किया था, विभिन्न भारतीय राज्यों को अलग अलग आधार पर क्या किया था, ब्रिटिश साम्राज्य में इंक्लूड किया था यानी शामिल किया गया था। ठीक है, यहीं पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, कलकत्ता आगरा के बीच पहली तार लाइन की शुरुआत कब हुई थी, लिखो कलकत्ता टू आगरा पहली तार लाइन, पहली तार लाइन की जो शुरुआत हुई थी 1853 में। ठीक है, 1853 ईस्वी में क्या हुई थी, कलकत्ता से आगरा के बीच पहली तार लाइन की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो आपको, भारत में नागरिक सेवा यानी सिविल सर्विसेज का जनक किसको कहा जाता है, भारत में नागरिक सेवा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ब्रैकेट में लिखो सिविल सर्विसेज। ठीक है, का जनक लॉर्ड कॉर्नवालिस को क्या कहा जाता है, इसका जनक कहा जाता है। और ये क्लास फैक्चुअल ही रहेंगे बेटा बच्चों। ठीक है, फैक्ट क्लास है क्योंकि फैक्ट के आधार पे ही आपका एग्जाम होगा। कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना लिखो आप लोग, किस वर्ष कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई थी, किस वर्ष हुई थी, वर्ष 1800 ईस्वी में। ठीक है, 1800 लॉर्ड वेलेस्ली के प्रयासों से क्या हुआ था, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना इसने की थी। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपका ठीक ठाक तरीके से पूछे गए हैं कई बार, और हिस्ट्री का लगभग कल एंड है, हम फिर उसके बाद ज्योग्राफी के पोर्शन को देखते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो आप लोग, भारत में जो पुलिस व्यवस्था का सृजन है वो किसने किया था, लिखो भारत में पुलिस व्यवस्था का सृजन यानी इसका क्रिएशन, ठीक है, किसके प्रयासों से हुआ था, लॉर्ड कॉर्नवालिस गवर्नर। ठीक है, लॉर्ड कॉर्नवालिस के प्रयासों से अपने आप में भारत में पुलिस व्यवस्था का क्या हुआ, सृजन किया गया था। ठीक है, अगला लिखना है आपको, 1833 में किसकी अध्यक्षता में पहले विधि आयोग का गठन हुआ। ठीक है, लिखो 1833 में किसकी अध्यक्षता में पहले विधि आयोग का गठन, 1833 में किसकी अध्यक्षता में पहले विधि आयोग का गठन हुआ, लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में क्या हुआ था, पहला, ये क्या था, इसका अध्यक्ष था, ध्यान रखना। ठीक है, पहले विधि आयोग का गठन कब हुआ था, 1833 में विधि आयोग का जो पहला गठन हुआ था मैकाले की अध्यक्षता में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, 1829 में सती प्रथा के अंत से कौन गवर्नर जुड़ा था, सती प्रथा के अंत से कौन सा गवर्नर जुड़ा था, लॉर्ड विलियम बेंटिंग।
लॉर्ड विलियम बेंटिंक। ठीक है, लॉर्ड विलियम बेंटिंक के प्रयासों से क्या हुआ था, सती प्रथा का अंत हुआ था। गवर्नर था और 1829 में जो सती प्रथा के अंत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी वो निभाई थी राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था, इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, किसमें, सती प्रथा के अंत करने में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना है आपको, नरबली प्रथा को समाप्त करने वाला कानून किसके समय पे पारित हुआ था, लॉर्ड हार्डिंग फर्स्ट। लिखो, नरबली दी जाती थी, नरबली प्रथा समाप्त किसके समय में हुई थी, लॉर्ड हार्डिंग फर्स्ट। ठीक है, लॉर्ड हार्डिंग फर्स्ट लिख दो, क्योंकि दो हुए थे तो लॉर्ड हार्डिंग फर्स्ट के इसमें नरबली प्रथा को बैन किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, विधवा पुनर्विवाह एक्ट कब पारित हुआ, विधवा पुनर्विवाह एक्ट कब पारित हुआ। ठीक है, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम यानी एक्ट कब पारित हुआ, 1856 में। और इसमें जो समाज सुधारक जुड़े थे वो कौन थे, ईश्वरचंद विद्यासागर के प्रयासों से, ईश्वरचंद विद्यासागर। ठीक है, इनके प्रयासों से क्या हुआ था, ये जो अपने आप में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम जो हुआ पास हुआ था। ठीक है, अगला लिखो, वाराणसी में प्रथम संस्कृत कॉलेज की स्थापना किसने की थी, जोनाथन डंकन के द्वारा। वाराणसी में प्रथम यानी फर्स्ट संस्कृत कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, जोनाथन डंकन। जोनाथन डंकन के प्रयासों से वाराणसी में पहली क्या हुई थी, अपने आप में संस्कृत कॉलेज की स्थापना हुई थी। ठीक है, ठीक ठाक क्वेश्चन है अपने आप में, ये भी क्या रहेगा, इंपोर्टेंट रहेगा। ठीक, इसके बाद जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आ सकता है जीएस के अंदर, क्योंकि एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी एक बार कवर हो जाएगी, मतलब कवर होएगी। ठीक है, औपनिवेशिक काल में अधोगामी निस्यंदन सिद्धांत का संबंध किससे है, लिखो, अधोगामी डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी। ठीक है, अधोगामी निस्यंदन सिद्धांत, निस्यंदन सिद्धांत का संबंध लिखो एजुकेशन यानी शिक्षा से संबंधित है, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी, ये फिल्टर करना होता है। ठीक है, अधोगामी मतलब डाउन की ओर। तो इसमें क्या कहा था अंग्रेजों ने कि अपने आप में जो शिक्षा है उच्च वर्ग को दो, उच्च भारतीय तबके को दो, जो अपने स्तर से थोड़ा थोड़ा एजुकेशन को नीचे क्या करेंगे, फिल्टर करेंगे, यानी नीचे के स्तर तक पहुंचा देंगे। ठीक है, अगला लिखो, भारत में सर्वप्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना कब हुई थी, भारत में प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना, इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना 1847 में कौन सी हुई थी, वो रुड़की वाली जो थी। ठीक है, ये रुड़की वाली जो थी सबसे पहली क्या हुई थी, अपने आप में इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना हुई थी। ये था आपका आज का कौन सा, जीएस वाला पोर्शन। और तब तक आपकी आत्मा को तृप्ति नहीं मिलेगी जब तक कि आप लोग उत्तराखंड के पोर्शन को नहीं देखेंगे। ठीक है, अब उत्तराखंड के इतिहास के दिन तो लद गई, वो तो हमने पढ़ लिया है। तो उत्तराखंड का जो पोर्शन है उसमें पहला लिखो, उत्तराखंड राज्य द्वारा खनन नीति की घोषणा कब की गई थी, उत्तराखंड राज्य द्वारा खनन नीति की घोषणा, उत्तराखंड राज्य के द्वारा खनन नीति की घोषणा किस वर्ष की गई थी, ये की गई थी बच्चों 21 मार्च 2001 को। ठीक है, 4 अप्रैल 2001 को, 4 अप्रैल 2001 को क्या किया था, खनन नीति की घोषणा की थी। ठीक है, अगला लिखो, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम की स्थापना, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम पूरा आप लोग लिखना है। ठीक है, 1960 में देहरादून में हुई थी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम। ठीक है, भारतीय पेट्रोलियम संस्थान लिखा होगा, इसको क्या लिखा होगा, भारतीय पेट्रोलियम संस्थान। कई बच्चे अब ये भी दिक्कत करेंगे ना, भारतीय पेट्रोलियम संस्थान की स्थापना यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम की स्थापना किस वर्ष की गई थी, 1960 में की गई थी, और कहाँ की गई थी, देहरादून में की गई थी। ठीक है, ये ध्यान रखना। अगला लिखो, ऑयल एंड नेचुरल गैस कोऑपरेशन, ऑयल एंड नेचुरल गैस कोऑपरेशन यानी ओएनजीसी की जो स्थापना हुई थी 1956 में कहाँ हुई थी, देहरादून में हुई थी। ठीक है, ये भी कहाँ है, देहरादून में 1956 में ओएनजीसी यानी ऑयल एंड नेचुरल गैस कोऑपरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना है आपको, लाखा मंडल किन दो नदियों के तट पे है, लाखा मंडल किन दो नदियों के तट पे है, एक तो वहाँ पे है बच्चों यमुना
और दूसरी यहाँ पे है रिखनाड़ नदी। कौन सी है? रिखनाड़। यमुना प्लस रिखनाड़ नदी के तट पे अपने आप में कौन सी है? लाखामंडल है। अगला लिखना आपको, वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी की स्थापना कब हुई थी? वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी, वाडिया भूगर्भ संस्थान बोलते हैं इसको हिंदी में, ठीक है। वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी, ऑफ हिमालयन जियोलॉजी, इसकी जो स्थापना हुई थी 1968 में हुई थी। और ये भी कहाँ है? अपने आप में देहरादून में स्थित है, ठीक है। यानी वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी की स्थापना 1968 में देहरादून में हुई थी। तो वाडिया भूगर्भ संस्थान जो है अपने आप में कहाँ है? देहरादून में। अगला क्वेश्चन लिखो, उत्तराखंड का प्रथम चिड़ियाघर मालसी डियर पार्क है। उत्तराखंड का फर्स्ट चिड़ियाघर कौन सा था? मालसी डियर पार्क है, हिरण के लिए जाना जाता है। मालसी डियर पार्क, ये भी कहाँ अवस्थित है? देहरादून में अवस्थित है। तो पता ही होगा आपको कि मालसी डियर पार्क कहाँ है? देहरादून में स्थित है, ठीक है। अगला लिखना आपको, उत्तराखंड अंतरिक्ष उपयोग केंद्र यूसेप की स्थापना कब हुई थी? उत्तराखंड अंतरिक्ष उपयोग केंद्र, उत्तराखंड अंतरिक्ष उपयोग केंद्र, उपयोग केंद्र यानी यूसेप बोलते हैं इसको, ठीक है। ये कब बना था? वर्ष 2005 में इसकी स्थापना की गई थी, उत्तराखंड अंतरिक्ष उपयोग केंद्र की स्थापना। अगला लिखना है आपको, टपकेश्वर महादेव मंदिर कहाँ पर है? ठीक है, टपकेश्वर कहाँ पर है? देहरादून में। टपकेश्वर मंदिर कहाँ पर है? देहरादून, ठीक है। टपकेश्वर मंदिर, टपकेश्वर महादेव मंदिर किस जनपद में पूछता है तो देहरादून में है। और ये जो देहरादून में है इसके बारे में आपको देवधारा नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। ब्रैकेट में लिखो देवधारा नदी के किनारे, देवधारा नदी के किनारे, ठीक है, पूरा लिख लेना। देवधारा नदी के किनारे अपने आप में क्या है? टपकेश्वर मंदिर अवस्थित है, ठीक है। अगला लिखना आपको, राष्ट्रीय दृष्टि बाधित संस्थान की स्थापना कब हुई थी? राष्ट्रीय दृष्टिबाधित, राष्ट्रीय दृष्टिबाधित संस्थान की स्थापना स्टार्टिंग में 1943 में कहाँ से हुई थी? इसकी स्थापना देहरादून से हुई थी, ठीक है। 1943 में कहाँ पर इसकी स्थापना हुई थी? देहरादून में इसकी स्थापना हुई थी। अगला लिखना आपको, केंद्रीय मृदा जल संस्थान एवं प्रशिक्षण संस्थान कहाँ है? केंद्रीय मृदा, ठीक है, ध्यान रखना इसको, केंद्रीय मृदा जल संरक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान, जल संरक्षण व प्रशिक्षण संस्थान, व प्रशिक्षण संस्थान किस जनपद में है? देहरादून में। आप कमेंट क्या करोगे? देहरादून में किस जगह पे स्थित है, ठीक है। यानी रुड़की, हरिद्वार कहाँ पे स्थित है, इसको आपने क्या करना है? देहरादून में लिखना है कमेंट सेक्शन में जाके। अगला लिखना आपको, भारत का प्रथम डाक टिकट कब जारी हुआ था? 1854 में, ठीक है। ये किसने किया था? यहाँ पे क्वेश्चन आएगा। भारत का प्रथम डाक टिकट जो जारी हुआ था 1854 में हुआ था। और 1854 में जो डाक टिकट जारी हुआ था भारतीय सर्वेक्षण विभाग ने किया था, ठीक है। सर्वे ऑफ इंडिया ने, किसने किया था? सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा इसको किया गया था, भारत का पहला डाक टिकट जारी। अगला लिखना है आपको, उत्तराखंड राज्य सूचना आयोग की स्थापना कब हुई थी? 3 अक्टूबर 2005। उत्तराखंड स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन की स्थापना लिखो 3 अक्टूबर 2005, ठीक है। यानी उत्तराखंड राज्य सूचना आयोग की स्थापना कब हुई थी? 3 अक्टूबर 2005 को हुई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, लिखना आपको, भारतीय सैन्य अकादमी की स्थापना यानी इंडियन मिलिट्री कॉलेज, ठीक है, लिखो इंडियन मिलिट्री कॉलेज यानी भारतीय सैन्य अकादमी, कॉलेज नहीं होगा, एकेडमी होगा, ठीक है, IMA, भारतीय सैन्य अकादमी। ये भी देहरादून में कब स्थापित हुआ था? 1932, 1932 में इसकी स्थापना की गई थी, भारतीय सैन्य अकादमी, ठीक है। IMA की स्थापना कब हुई थी? 1 अक्टूबर 1932 को लिख लीजिए, ठीक है। देहरादून में 1 अक्टूबर भी लिख लीजिए डेट साथ में, 1 अक्टूबर 1932, ठीक है। 10 अक्टूबर जैसा मत कर देना आप,
कोई भरोसा थोड़ी, क्या लिख दो, लो 1 अक्टूबर 1932 को। अगला क्वेश्चन लिखना है आपको, राज्य निर्वाचन आयोग का गठन देहरादून में कब किया गया था? 30 जुलाई 2001 को। ठीक है, लिखो राज्य यानी स्टेट इलेक्शन कमीशन। ठीक है, ये कब बना था? 30 जुलाई 2001 को। ठीक है, यानी इसका जो क्वेश्चन है राज्य इलेक्शन कमीशन यानी राज्य निर्वाचन आयोग का गठन 30 जुलाई 2001। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग की स्थापना कब हुई थी? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग की स्थापना कब हुई थी? यहाँ लिख देता हूँ, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग IIRS। ठीक है, पूरा लिखना है आप लोग, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग की स्थापना 1966 में। ठीक है, सुदूर संवेदन वाला कुछ क्वेश्चन है, हिंदी में कुछ बोलते हैं इसको, देहरादून में इसकी स्थापना हुई थी। अब देखो, राज्य इलेक्शन कमीशन वाले क्वेश्चन को स्टार्ट कर देना, अभी फिलहाल लिखने की जरूरत नहीं है, काट ही कर दो इसको। ठीक है, कोई जरूरत नहीं इसको लिखने की, क्योंकि बेसिकली जो राज्य निर्वाचन आयोग होते हैं वो पंचायती राज संस्थानों के बाद, यानी जब पंचायती राज संस्थान होते हैं, वैसे लिख लो कोई दिक्कत नहीं, राज्य क्या पता पूछ दे, बट ये क्वेश्चन आर्टिकल ज़्यादा पूछता है, तो खाली फिर मैं ये सोच रहा हूँ कि फैक्ट ही फैक्ट आपको याद कराऊँ, कोई फायदा नहीं है, लिख लो फिर भी, चलो लिख ही दिया तो क्या काट रहे हैं, बट ज़्यादा इसका आर्टिकल पूछता है। ठीक है, यानी जो 243 का के है या जे है, वो क्वेश्चन जो आता है ना पंचायती राज इंस्टीट्यूशन से, वहाँ से इसका क्वेश्चन आता है। हो सकता है कि मैंने आपको बता दिया हो पहले, क्रैश कोर्स में भी मैंने इसको बताया होगा जितना मुझे पता है। अब देखिए, चूंकि कंप्यूटर मैंने कहा था 2 दिन रखेंगे, यानी एक कल रख दिया, एक आज रखेंगे। इसके बाद जैसे आप लोगों को करंट अफेयर का टेंशन हो रहा होगा ना, 70 क्लास के बाद, यानी 70 से 75 बहुत है, 75 के बाद हम करंट अफेयर, 80 भी चल जाएगा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, 75 के बाद ही हम करंट अफेयर रखेंगे। क्योंकि देखो पेपर में आपका आता क्या क्या है, उत्तराखंड 40 नंबर की आएगी। ठीक है, ग्रुप सी वाले में। इसके अलावा आपकी जो जीएस है वो लगभग 25 से 30 के बीच आती है। बाकी 15 हिंदी 20 नंबर की आती है। बाकी जो 10 से 15 है उसमें 3-4 क्वेश्चन कंप्यूटर, 3-4-4-5 क्वेश्चन रीजनिंग, 3-4 क्वेश्चन अपना करंट अफेयर, कुछ इस टाइप का कॉम्बो बनाएगा। ठीक है, तो वो हम अगर 75 क्लासेस के बाद भी देखेंगे तब भी आपका काम बन जाएगा। अब एक 3 फेमस कोड है कंप्यूटर के। ठीक है, अब इसको तो बच्चों आज रट्टा ही मानना, आप क्या कर सकते हो बताओ? कंप्यूटर कोड लिखो, मतलब आपने ऐसे लिखना है, कंप्यूटर कोड, जितना मैं बता रहा हूं उतना देख लो कंप्यूटर में। ठीक है, बेसिकली इसमें 3 कोड आते हैं, या तो इसका फुल फॉर्म पूछता है, जैसे फुल फॉर्म ही ज्यादा पूछता है, या एक क्वेश्चन इस तरीके से पूछता है। देखो कंप्यूटर कोड में पहला लिखना है आपको BCD, बाइनरी कोड डेसिमल, BCD। ठीक है, ABCD, बाइनरी कोड डेसिमल, फुल फॉर्म लिखो बाइनरी कोड डेसिमल। फिर बोल रहा हूं बाइनरी कोड डेसिमल, बाइनरी कोड डेसिमल। इसको ये ध्यान रखना, इसको जो हम दर्शाते हैं, यानी ये जो है बाइनरी कोड डेसिमल, इसमें हम जैसे डेसिमल मतलब पॉइंट वाले, ठीक है, दशमलव संख्या के प्रत्येक अंक को द्विआधारी के 4 अंकों के समूह में लिखते हैं। इसको ऐसा लिखो आप लोग, दशमलव, ऐसे लिखना है आपको। ठीक है, यानी जो पॉइंट होता है यानी डेसिमल, दशमलव संख्या के प्रत्येक अंक को, दशमलव संख्या के प्रत्येक अंक को बाइनरी यानी द्विआधारी के 4 अंकों के समूह में लिखते हैं। ठीक है, लिखो बाइनरी द्विआधारी, आपको क्या याद रखना मैं बता रहा हूं, प्रत्येक अंक को द्विआधारी यानी जो अपने आप में बाइनरी होती है के 4 अंकों के समूह में लिखते हैं। ठीक है, द्विआधारी के 4 अंकों के समूह में लिखते हैं। अब आप कहोगे ये क्या है, ये क्या है, देखो मैं बताता हूं आपको। बाइनरी कोड डेसिमल कंप्यूटर का एक कोड है, इनमें से कौन सा कंप्यूटर का कोड है? BCD एक कोड है, याद रखना। इसको हम कैसे दिखाएंगे, यानी इसको दिखाया कैसे जाता है, इसको ध्यान रखना, इस प्रकार से लिखा होगा, यानी कोई भी अंक होंगे इसको 4 में होंगे, 1 0 0 1 0 0 0 1, क्योंकि बाइनरी क्या क्या होते हैं देखो, आपको पता होगा 0 और 1 होता है। ठीक है, बाइनरी जो नंबर होता है यानी द्विआधारी जो नंबर होता है ना, ये 0 1 होते हैं। तो इस कोड को हम 0 और 1 के कॉम्बो में दिखाएंगे, कुछ भी हो सकता है आगे पीछे, लेकिन होगा 0 और 1 ही, यानी उसमें ऐसा नहीं कि 2 लिख रहे हो, 3 लिख रहे हो, 4 लिख रहे हो, वो नहीं होगा, क्योंकि नाम से लग रहा है आपका दशमलव संख्या के प्रत्येक अंक को द्विआधारी, यानी जो बाइनरी है, द्विआधारी किसको बोलते हैं? 0 और 1 को, इसके 4 अंकों के समूह में, ये 4 अंक लिखे ना मैंने, फिर 4 लिखे, फिर कुछ भी लिख दो, 1 1 1 0 0 1 0 1, कुछ भी लिख दो आप, बस होना क्या चाहिए, आपके द्विआधारी नंबर होने चाहिए और 4 अंकों से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो पहला क्या था आपका? BCD था। ठीक है, बाइनरी कोड डेसिमल। तो इस प्रकार से इसका क्वेश्चन क्या होता है, कंप्यूटर का कोड होता है, ये याद रखना। ठीक है,
दूसरा बच्चों कंप्यूटर का कोड होता है, पेपर में पूछा भी गया है एक बार, इसका नाम है आस्की कोड, बहुत फेमस है। लिखो ASCII, 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 ये होता है क्या? आस्की कोड। ब्रैकेट में आस्की हिंदी में भी लिख लो, कई बच्चों को पढ़ने में दिक्कत होती है। जैसे BCD लिखा आपने एक कोड, दूसरा लिखो आस्की कोड, ठीक है, ASCII। इसका फुल फॉर्म पूछा गया था। इसका फुल फॉर्म होता है, लिखो अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन चेंज, कोड फॉर इंफॉर्मेशन चेंज, ठीक है, यानी अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन चेंज, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन चेंज, ठीक है, मतलब अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ये इसका क्या होता है? फुल फॉर्म होता है। अब देखना, ये क्वेश्चन कंप्यूटर का कोड ही है। जैसे BCD है, BCD को 4 अंकों के समूह में दिखाया। अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन चेंज, आस्की भी एक कंप्यूटर का कोड है। इसको याद रखना, हमेशा 7 बिट्स में एक कैरेक्टर को लिखते हैं और सर्वाधिक प्रयोग किया जाने वाला कोडिंग सिस्टम है, ठीक है। इसके ब्रैकेट में लिखो सर्वाधिक प्रयोग, यानी अगर कभी क्वेश्चन में पूछेगा कि कंप्यूटर में इस पर सर्वाधिक प्रयोग कौन सा कोड होता है, BCD आस्की, तो आस्की लिख देना, ठीक है, ये वाला। और दूसरा, इसको जो हम दिखाते हैं ये 7 में दिखाएंगे, यानी इसको हम किस रूप में दिखाते हैं, ये हमेशा 7 बिट्स में एक कैरेक्टर को लिखते हैं, ठीक है, यानी इसमें एक कोड होगा ना, उसके बिट्स होंगे 7 होंगे, ऐसे लिखो 7 बिट्स में एक कोड लिखाते हैं, एक कैरेक्टर लिखते हैं, एक कैरेक्टर लिखते हैं, ठीक है। यानी अगर कभी क्वेश्चन पूछता है आस्की में एक कैरेक्टर कितने बिट्स का होता है, 7 बिट्स का, ध्यान रखना। सर्वाधिक प्रयोग होने वाला कोड कौन सा है, आस्की है। आस्की का फुल फॉर्म क्या है, अमेरिकन स्टैंडर्ड फॉर कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। और जो बाइनरी कोड डेसिमल होता है BCD, उसको कितने द्विआधारी अंकों में लिखते हैं, 2, ठीक है, 0 मतलब 4 अंकों के द्विआधारी के कॉम्बो में लिखते हैं। तीसरा होता है बच्चों ऑब्सेडिक कोड, EBCDIC, EBCDIC, ऑब्सेडिक कोड, ठीक है, ये भी तीसरा एक अपने आप में कंप्यूटर का कोड होता है। इसका फुल फॉर्म मतलब फुल फॉर्म लिख लीजिए आप लोग, एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड, यानी एक्सटेंड करना है, यानी एक्सटेंडेड बाइनरी कोड, यानी EBC, यानी क्या लिखोगे, एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल, एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल, एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंफॉर्मेशन चेंज, ठीक है। यानी आप अगर EBCDIC यानी इसको अगर फुल फॉर्म देखोगे, यानी ऑब्सेडिक कोड का क्या क्या लिखोगे, एक्सटेंडेड बाइनरी कोड, यानी एक्सटेंड करना है, उसको बढ़ाना है या उसको फैलाना है, ठीक है, एक्सटेंडेड बाइनरी कोड डेसिमल इंफॉर्मेशन चेंज, यानी इंटरचेंज कोड, ठीक है, इंटरचेंज कोड होगा इसका, आई का इंटरचेंज कोड करना, ठीक है, इसको आई इंफॉर्मेशन ना करके इंटरचेंज कोड करना, एक्सटेंडेड बाइनरी कोड डेसिमल इंटरचेंजेस कोड, ये आपको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। और जो ये वाला है यानी अमेरिकन वाला, यानी जो आस्की कोड है, ये सर्वाधिक प्रयोग होता है और वो भी अपने आप में ऑब्सेडिक कोड भी प्रयोग किया जाता है, लेकिन उसमें 8 बिट्स में कैरेक्टर लिखते हैं, ठीक है। इसके नीचे देखो 8 बिट्स में एक कैरेक्टर लिखा जाएगा, एक कैरेक्टर लिखा जाएगा, ठीक है। तो आपको कंप्यूटर के जो कोड होते हैं, बेसिकली कंप्यूटर के 3 कोड होते हैं, एक को बोलते हैं BCD बाइनरी कोड डेसिमल, दूसरे को बोलते हैं आस्की, यानी आस्की मतलब अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन चेंज, इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ठीक है, और ये सर्वाधिक प्रयोग होता है, 7 बिट्स में इसको एक कैरेक्टर को लिखते हैं। तीसरा होता है बच्चों EBCDIC, यानी एक्सटेंडेड बाइनरी कोड डेसिमल इंफॉर्मेशन कोड, ठीक है, मतलब इंटरचेंज कोड। तो ये जो क्वेश्चन है आपका, इन 3 के 3 कोडों को आप लोग क्या करोगे, ध्यान में रखोगे, और इससे क्या पता इस बार क्वेश्चन पूछा जाए, ठीक है। होपफुली चीजें आपकी समझ आई होंगी। क्रैश कोर्स का आज आपका डे नंबर 56 भी क्या होता है, एंड होता है। कल हमारी हिस्ट्री पूरी हो जाएगी, बचते हैं हमारे पास 13 से 14 क्लास जियोग्राफी के लिए, 70 तक कंप्लीट करना है उसको। फिर मिलता है अगले सेशन पर, अपना ध्यान रखिए, थैंक यू।